दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये रेलवे में हमने 3 बार केवल मेंशन किया, 3 बार हमने इसको लगाया है दोस्तों। रेलवे में दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये चारों ऑप्शन से रिलेटेड लगभग 10 से 15 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फुल डिटेल भी यहाँ पर नीचे हमने दे रखा है दोस्तों, सभी का पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, आप लोग पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं दोस्तों। ये केवल एक सिंगल वीडियो से जो कि दोस्तों 10 से 15 मिनट का होने वाला है। यहाँ से आपका दोस्तों 2 से 3 नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पूरा जो हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से दोस्तों सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वायु गुहाओं से युक्त पैरेनकाइमा कहलाते हैं जिनमें दोस्तों रिक्त स्थान पाया जाता है। जिन ऊतक में रिक्त स्थान पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो रिक्त स्थान वाले वायु गुहाओं को या फिर पैरेनकाइमा वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों एरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा उसको क्या बोला जाता है? एरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें दोस्तों, कठोरता प्रदान किया जाता है। कठोरता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा की बात करें दोस्तों, क्लोरोफिल के लिए जिम्मेदार होता है। क्लोरोफिल के लिए जिम्मेदार होता है क्लोरेनकाइमा। और दोस्तों कोलेनकाइमा की बात करें तो ये लचीलापन प्रदान करने के लिए, लचीलापन तथा यांत्रिक सहायता के लिए होता है कोलेनकाइमा। ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एरेनकाइमा। थोड़ा सा दोस्तों डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आवाज़ को आकर, थोड़ा उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एरेनकाइमा। पैरेनकाइमा की बात करें, पैरेनकाइमा क्या कार्य करता है? पैरेनकाइमा भोजन का भंडारण और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के जिम्मेदार होता है। प्रकाश संश्लेषण और भोजन का भंडारण के लिए। दोस्तों कोलेनकाइमा हमने बताया दोस्तों लचीलापन और यांत्रिक सहायता के लिए। स्क्लेरेनकाइमा दोस्तों कठोरता और प्रदान करने के लिए। जैसे दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है कि नारियल का कवर जो होता है, बाहरी परत किसका बना होता है? तो हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा का। इसका दोस्तों कोशिका कैसा होता है? मृत कोशिका होता है। इसमें कैसा कोशिका पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा में मृत कोशिका पाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका या फिर ऊतक कैसा होता है? तो मृत कोशिका होता है, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों भोजन का भंडारण या फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन जो बनता है उसको दोस्तों मान लीजिए पत्ते में बनता है, किसी लीफ में पत्ते में बनता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो उसको दोस्तों भोजन का परिवहन मतलब अन्य ब्रांच तक, अन्य शाखाओं तक, सभी ऊतक तक कौन ले जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम ले जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन करता है दोस्तों जाइलम। जल का परिवहन करता है जाइलम और भोजन का परिवहन करता है दोस्तों फ्लोएम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछता है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। बल्ब का फिलामेंट, फ्यूज का तार और फ्यूज का तार के मिश्रण किस किस धातु से मिलकर बना होता है? इससे रिलेटेड दोस्तों कम से कम 20 प्लस बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा है दोस्तों फ्यूज का तार, क्वेश्चन है फ्यूज का तार किस मिश्र धातु से बना होता है? फ्यूज का तार किस मिश्र धातु से बना होता है? ये दोस्तों 3 बार हमने मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा तथा टिन। सीसा तथा टिन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सीसा तथा टिन। अच्छा दोस्तों बल्ब का फिलामेंट जो होता है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट की बात करें, अच्छा बल्ब का फिलामेंट की बात करें दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। बल्ब का फिलामेंट की बात करें वो किसका बना होता है? तो हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसका रासायनिक प्रतीक पूछता है, बहुत बार पूछता है, उसको बोला जाता है डब्ल्यू से। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी दोस्तों रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का रासायनिक चिन्ह होता है दोस्तों, प्रतीक होता है डब्ल्यू, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है दोस्तों गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोस्तों याद रखिएगा। इसका आंसर तो हमने बता दिया दोस्तों, शीशा तथा टिन। फ्यूज के तार किसका बना होता है? शीशा तथा टिन का। अच्छा दोस्तों मान लीजिए दोस्तों कपड़ा प्रेस करने वाले स्त्री में जो नाइक्रोम का किसका तार बना होता है? नाइक्रोम का तार
लगा होता है, वो नाइक्रोम का तार लगा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पूछा गया है। जितना भी यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, इसको पूछा गया है। अब दोस्तों धातु के मिश्र जो निम्नलिखित धातु पाए जाते हैं, जिनका एलॉय है जो मिश्र धातु है, उसके बारे में पूरा डिटेल नीचे यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही है। प्रमुख मिश्र धातु और उनके संगठन। प्रमुख मिश्र धातु और उनके संगठन, जैसे दोस्तों पीतल किससे मिलकर बना है? तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का से मिलकर बना होता है पीतल। और दोस्तों ये तांबा कितना परसेंट होता है? 70% तांबा होता है। जस्ता कितना होता है? 30%। इसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे बर्तन में, सजावटी वस्तुओं में पीतल का प्रयोग किया जाता है, ये मुख्य रूप से दिया गया है। बाकी अन्य भी होता है। और दोस्तों कांसा का मिश्र धातु क्या क्या है? तांबा 90% तांबा होता है, टिन होता है 10%। और इसका यूज होता है सिक्के, घंटी और मूर्तियाँ बनाने में। सिक्का, घंटी और मूर्तियाँ बनाने में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा मेंशन किया गया है। इसी तरह दोस्तों स्टेनलेस स्टील की बात करें, उसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है और निकिल। इसका मिश्र धातु लोहा, क्रोमियम और निकिल होता है स्टेनलेस स्टील का। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर, जैसे दोस्तों तांबा 60%, जस्ता 20% और निकिल 20% मिलकर दोस्तों जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। इन तीनों को मिलाकर जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन और आभूषण बनाने में किया जाता है। और दोस्तों नीचे बात करें, अभी और है नीचे, जैसे दोस्तों सोल्डर, जो हमने ऊपर बात किया फ्यूज का तार, सेम ही इसमें भी होता है सोल्डर में। सोल्डर क्या होता है दोस्तों? शीशा और टिन का मिक्सचर होता है। शीशा और टिन का मिक्सचर होता है सोल्डर में। ये इलेक्ट्रिक तारों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, इसलिए दोस्तों फ्यूज का तार में इसका निर्माण किया जाता है, याद रखिएगा। रोल्ड गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा, एल्युमिनियम, इन दोनों को मिलाकर रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। गन मेटल की बात करें दोस्तों तो तांबा, टिन और जस्ता, तांबा, टिन और जस्ता मिलाकर गन मेटल बनाया जाता है। तांबा, टिन और जस्ता मिलाकर गन मेटल बनाया जाता है। मैग्नीशियम की बात करें दोस्तों, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर मैग्नीशियम बनाया जाता है। ये दोस्तों सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, या फिर इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस एक वीडियो से, छोटे से वीडियो से दोस्तों आपका 2 नंबर तो लगभग पक्का हो जाएगा। और दोस्तों कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में निस्संदेह आप लोग पूछ सकते हैं और कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोनों युग में, जो कि दोस्तों C3H8 और C5H12 के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होगा? यह दोस्तों रेलवे के ग्रुप डी 2022 में पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है दोस्तों रेलवे का हर एग्जाम में। आणविक द्रव्यमान फार्मूला कुछ और होगा, लेकिन आणविक द्रव्यमान का क्वेश्चन पूछता है। लगभग दोस्तों एसएससी और रेलवे में 50 से ज़्यादा बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। सेम ये नहीं हुआ है दोस्तों, आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों इसका बात करें CH3। अच्छा दोस्तों C3H8 क्या हो जाएगा दोस्तों? ये प्रोपेन किस ग्रुप का है? प्रोपेन का है, प्रोप का, जिसमें कार्बन की संख्या 3 होता है। और ये दोस्तों किसका होता है? पेंटेन का, जिसमें कार्बन का संख्या 5 होता है। ये आप लोगों को पता होगा। अब इसका दोस्तों या तो इसका 2 तरीका है, या तो इसको अलग अलग निकाल के दोस्तों माइनस कर लो, या तो दोस्तों इसके अणुओं को माइनस करके तब इसको इसके अणुओं को माइनस करके तब निकालो। तो इसके अणुओं को अगर माइनस करके हम निकालते हैं तो इसमें C5 है, इसमें C2 है, मतलब दोस्तों C5H12 अगर माइनस करेंगे, ऐसे तो नहीं होता लेकिन आप लोग रफली माइनस कर सकते हो, C3H8। तो इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो C2H4 बचेगा। तो C हो जाएगा 12 × 2 + 4 × 1। तो हो जाएगा दोस्तों 12 दूनी 24, 24 4 28 AMU। 28 AMU ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 28 AMU। या फिर दोस्तों अलग अलग निकाल के फिर भी माइनस कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। इसका पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया दोस्तों C3H8 प्रोपेन और दोस्तों C5H12 पेंटेन के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर 28 AMU होगा, जिसका दोस्तों एक मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल।
AMU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? AMU जिसको दोस्तों आणविक द्रव्यमान के रूप में लिखा जाता है, तो एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों एक समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज के सदस्य हैं जिनके बीच C2H4 इकाइयों का अंतर है। आणविक द्रव्यमान की गणना आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, जैसे हमने ऊपर किया था ऐसे सेम है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्वारेजिया का यूज कहाँ होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 3 बार हमने मेंशन किया रेलवे में, ये SSC में भी बहुत बार पूछता है। एक्वारेजिया का यूज कहाँ पर होता है? तो ये दोस्तों, जैसे दोस्तों सोना होगा, सिल्वर हुआ, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, इनको दोस्तों धोने के लिए या फिर इनको गलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक्वारेजिया में कौन कौन सा अम्ल होता है? तो पहले होता है एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा होता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें पूछा है एक्वारेजिया के मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? एक्वारेजिया के मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? इस बात करेंगे दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl, और नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। तो ये होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3, और दोस्तों HNO3 होता है 1। मतलब 3, अगर 3 बार इसको डाल रहे हो तो 1 बार दोस्तों नाइट्रिक अम्ल को डाला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3:1 याद रखिएगा। ये क्रम दोस्तों कभी कभी नाइट्रिक अम्ल पहले दे देता है, बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होता है, नाइट्रिक अम्ल 1 होता है। इसी हिसाब से दोस्तों ऑप्शन चूज करिएगा। अगर दोस्तों नाइट्रिक अम्ल पहले रहेगा तो 1:3 हो जाएगा। इसका पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, बोला गया है। इसका आंसर 3:1 होगा। एक्वारेजिया जिसे अम्लराज कहा जाता है में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अनुपात 3:1 का आयतन अनुपात होता है। यह सोने और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोलने में सक्षम एक अत्यंत संक्षारक मिश्रण है जिसे उपयोग से पहले ताज़ा किया जाता है। अच्छा, इसमें 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 होता है। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसमें कौन मिलाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, याद रखिएगा। नाइट्रिक HNO3 में मिलाया जाता है दोस्तों HCl, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछता है किसमें एक्वारेजिया में कौन सा अम्ल किस में मिलाया जाता है, ये दोस्तों पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है, समूह 17 का कौन सा तत्व, समूह 17 में कौन कौन से तत्व आते हैं, अभी आप लोगों को नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो बोला गया है समूह 17 का कौन सा तत्व पृष्ठों, पेयजल, वहित मल, जैसे वेस्टेज जो होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, इंडस्ट्रियल वेस्ट, या फिर स्विमिंग पूल और स्पा से बैक्टीरिया और वायरस का निराकरण, मतलब बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेयजलों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तत्व पृष्ठों में भी किया जाता है, जैसे दोस्तों पेपरों में के लिए, वही मतलब वेस्टेज के लिए भी, औद्योगिक अपशिष्ट मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए भी इसमें किया जाता है, स्विमिंग पूल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए। तो कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है इसमें? अभी दोस्तों चारों ऑप्शन जो दिया गया है, चारों के चारों 17 समूह 17 से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, कहीं कहीं पर विरंजक चूर्ण का भी यूज किया जाता है, विरंजक चूर्ण का भी प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जिसे दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है CaOCl2 का होल ट्वाइस, CaOCl2 का होल ट्वाइस। ये नए NCERT पर आधारित है, न्यू NCERT पर आधारित है। अब पुराने NCERT में दिया गया है CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। नए NCERT के हिसाब से ये है, पुराने NCERT के हिसाब से ये है, इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। इसका पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं।
जैसे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अब क्लोरीन के बारे में दिया गया है, क्लोरीन एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे दोस्तों करके बैक्टीरिया को मारता है, उनकी कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति और झिल्लियों को नुकसान पहुंचाता है। बोला गया है दोस्तों जो क्लोरीन होता है बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति और झिल्लियों को नुकसान पहुंचाता है, उनमें उपस्थित प्रोटीनों को विकृत करता है, प्रोटीन को तोड़ता है और उनके डीएनए को भी बाधित कर देता है। इसलिए दोस्तों क्लोरीन एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। क्लोरीन एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अब दोस्तों बात करें कि आवर्त सारणी समूह नंबर 17 के बारे में। कितने तत्व हैं, इसका हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। समूह 17 को हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समूह 17 को हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दोस्तों कौन कौन से तत्व होते हैं, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन और दोस्तों टेनेसिन। ये दोस्तों 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 तत्व शामिल होते हैं हैलोजन ग्रुप में, समूह नंबर 17 में। ये दोस्तों याद रखिएगा। ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और अधात्विक तत्व हैं। अधात्विक तत्व हैं, ये भी याद रखिएगा, जो धातुओं के साथ मिलकर लवण बनाते हैं। ये धातुओं के साथ ये क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों समूह 17 के जो तत्व होते हैं धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये जगह दोस्तों साल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं। इसको याद रखिएगा, जिसका अर्थ हैलोजन है, जिसका अर्थ हैलोजन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। दोस्तों ये दोस्तों यूनिवर्सल फार्मूला याद रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9। ये फार्मूला दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। इससे दोस्तों डिग्री अगर दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में अगर दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर लेंगे, फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो डिग्री सेल्सियस में आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर C का मान दिया गया है दोस्तों 45/5, 45/5 C का मान दिया है दोस्तों 45/5 बराबर F-32/9। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 9 बार कटेगा तो 9 9 81, 81 में से 32 गया हो जाएगा 81 + 32 कितना होगा, F बराबर 81 + 32 बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 8 3 11, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोस्तों फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहीं अगर बात करें दोस्तों 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन में अगर बदलना रहे तो केल्विन में बदलने के लिए 273 इसमें प्लस कर देंगे, सिंपली 273 इसमें प्लस कर देंगे, 273 प्लस कर देंगे, केल्विन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर नीचे डिटेल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इसको बदलने का फार्मूला जो होता है C/5 बराबर F-32/9, C/5 बराबर F-32/9। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लागू किए गए बल विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 है, कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य कितना होगा। अच्छा, कोण अगर दोस्तों मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु रखा गया है और दोस्तों यहाँ पर कोई बल लगाया जा रहा है, यह बल लगा जा रहा है, तो वस्तु का विस्थापन अगर कुछ इस तरफ हो रहा है 90 डिग्री पे, यहाँ पर कोण 90 डिग्री बन रहा है, कोण 90 डिग्री बन रहा है, तो दोस्तों किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, शून्य को होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भी दोस्तों RRB ग्रुप D रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसका पूरी डिटेल की बात करें, यहाँ पर दिया गया है, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि कार्य हुआ है, तब उसमें कार्य किया जाए। अगर वस्तु का विस्थापन हो जाए उसी दिशा में, यदि लगाए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 किया गया तो कार्य शून्य होगा। कैसे होगा दोस्तों, किया गया कार्य जो कोण एंगल के बारे में होगा तो यह cos थीटा होता है, W बराबर F/s cos थीटा। तो थीटा का मान अगर 90 रखेंगे तो cos 90 का मान होता है 0, तो टोटल कार्य हो जाएगा दोस्तों 0, टोटल कार्य हो जाएगा 0, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार विरामावस्था से शुरू करती है, एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करता है और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से आगे बढ़ती है।
इस कार द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस कार द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी का मान पूछा है, यस का मान पूछा है। तो दोस्तों यस बराबर सूत्र लगाएगा न्यूटन्स के गति के तीसरा नियम का सूत्र, गति का तीसरा समीकरण लेगा। यस बराबर ut प्लस हाफ at²। तो प्रारंभिक वेग विरामावस्था की बात किया है तो u बराबर हो जाएगा 0। प्रारंभिक u होता है प्रारंभिक वेग। तो यस बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा दोस्तों 0। यहाँ पर 1/2 त्वरण a का मान दिया है दोस्तों 3 और t का मान दिया है 10 × 10 क्योंकि t² है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 से 5, 10 × 5 = 50, 50 × 3 = 150। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 150 मीटर, 150 मीटर। अच्छा दोस्तों, जो गति का तीनों समीकरण है उसके बारे में यहाँ पर होगा दोस्तों, ये इसको एडिट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, गति का तीनों समीकरण किसने दिया था? गति का समीकरण तो ये गैलीलियो ने दिया था दोस्तों सर्वप्रथम। और गैलीलियो कहाँ के वैज्ञानिक थे? हो जाएगा इटली के। इन्होंने दोस्तों समय, दूरी, वेग तथा एक समान त्वरण में पारस्परिक संबंधों के बीच में 3 समीकरण इन्होंने दिया था। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at²। तीसरा समीकरण है v² माइनस u² बराबर 2as। ये तीनों समीकरण है जिसमें दोस्तों v है अंतिम वेग, s है दूरी, a है त्वरण, t है समय, u है प्रारंभिक वेग। इन तीनों से दोस्तों बहुत न्यूमेरिकल पूछता है, कोई भी एग्जाम, इंडिया का कोई एग्जाम हो, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, इन तीनों से दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ये समीकरण को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद किसमें विभाजन नहीं होता? ये दोस्तों 3 बार पूछा गया, 3 बार हमने मेंशन किया है। लेकिन दोस्तों ये दोस्तों 10 से प्लस बार आया क्वेश्चन, ये चारों ऑप्शन से 10 प्लस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका में जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है, याद रखिएगा। तंत्रिका में जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है। अब दोस्तों इसके पूरा डिटेल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, तंत्रिका इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। चौथा है तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन चारों ऊतक का क्या क्या काम होता है ये भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। उपकला ऊतक जैसे शरीर की बाहरी सतहों जैसे त्वचा को ढकने, आंतरिक अंगों और ग्रंथियों के निर्माण का कार्य करता है। संयोजी ऊतक यह विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है। पेशी ऊतक यह गति और संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। तंत्रिका ऊतक यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों को बनाता है। ये दोस्तों आप लोग देखिए, नोट कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट करके रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।